नमस्कार मित्रों, ईवीएस मॉन्क द्वारा संचालित पर्यावरण विज्ञान और एनवायरमेंटल साइंस से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट की, यानी मानव समुदाय और पर्यावरण। इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है चैनल पे, आप लोग देख रहे होंगे। उसी में जो हमारे सिलेबस का पार्ट है यूनिट 7 का, उसमें पहले हम लोगों ने पर्यावरण आंदोलन या एनवायरमेंटल मूवमेंट की बात की थी। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की। दूसरा है रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की, पुनर्वास। तीसरा एनजीटी के बारे में जानेंगे कि किस तरह का एनवायरमेंटल कोड होता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। और जो फोर्थ है वो है एनवायरमेंटल फिलोसफी की, यानी रोल ऑफ रिलीजन एंड कल्चर इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम बात करेंगे मानव समुदाय और पर्यावरण से संबंधित। सिलेबस का पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर चुका है, एनवायरमेंटल मूवमेंट वाला पार्ट ये कर रखा है, जिसका एक वीडियो बना है पार्ट 1 के नाम से। अभी जो हम लोग करेंगे इसमें 4 बुलेट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो ये है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की, एनवायरमेंटल जस्टिस जो कि एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का है और इसका इम्पोर्टेंस, और एनवायरमेंटल फिलोसफी की, जिसमें रोल ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड कल्चरल प्रैक्टिस एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करेंगे। अब इसका वीडियो देखता हूँ, यदि बन गया तो ठीक है, नहीं भी होता है तो कम से कम इस पार्ट से आप लोग क्या करोगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो फुल फॉर्म से रिलेटेड आएगा, इन एब्रिविएशन को एक्सपेंड करने का काम आएगा। तो जैसे सीएनजी, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये फुल फॉर्म पूछेगा एग्जामिनेशन में ज़्यादातर। तो सीएनजी। स्वच्छ भारत अभियान, तो इसका स्वच्छ भारत अभियान ऐसे लिखा रहेगा, इसको एक्सपेंड करना है, स्वच्छ भारत अभियान। नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन, तो देखो यहाँ पे NEAC ऐसे लिख देगा और फिर बोलेगा इसको एक्सपैंड करें। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा एक्सपैंड करने के लिए। फिर उसी में आ जाएगा नेशनल ग्रीन कॉप्स प्रोग्राम या NGC, इसको ध्यान रखना है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है और बस इतना कम से कम इसमें कर लेना है। और जनरली एनजीटी तो आता ही रहता है आपको, जैसा मैंने बताया कि एनजीटी का फुल फॉर्म याद रखना है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे सीएनजी हो गया, एनजीटी, एनजीसी और NEAC, इनके नाम याद रखने हैं कम से कम, फिर ये सिलेबस करीब करीब पूरा हो जाएगा। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वो मानव जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य और उनके कल्याण पर प्रभाव, यानी कि मानव जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसका क्या प्रभाव होगा पर्यावरण के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, किस तरह का प्रभाव होगा, ये हम बात करेंगे। दूसरा जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि रीसेटल की जो है वो प्रोजेक्ट, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, किसी भी विकास परियोजना, उसमें उससे प्रभावित लोग और समुदायों का पुनर्वास और बसावट, मतलब रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, किस तरह से उसका होगा, उसकी क्या क्या समस्याएं होंगी और क्या क्या हमारे यहाँ भारतीय जो गवर्नमेंट है उनकी क्या क्या पॉलिसी है। फिर बात करेंगे हम एनवायरमेंटल जस्टिस की, यानी पर्यावरण न्याय किसको कहते हैं, क्या है, और उसी से संबंधित है एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। याद रखना, ये एक्सपेंड करने के लिए आता रहता है अक्सर और इसका महत्व। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है एनवायरमेंटल फिलोसफी की, या पर्यावरण दर्शन किसे कहते हैं। और पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक
प्रथाओं की क्या भूमिका होगी। तो इन चारों क्वेश्चन का, इन चारों पॉइंट्स का हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। बहुत ज़्यादा मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल मैंने नहीं डाला है जानबूझ करके, या बहुत ज़्यादा हम डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ फास्ट रिवीजन के लिए बनाया गया है। तो जल्दी जल्दी से बस एक बार देखना है, समझना है और लिखने की कोशिश करना है। एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसमें ये है कि 1800 के आसपास दुनिया की आबादी लगभग 1 अरब थी, अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन। लेकिन बाद में औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनके कारण क्या हुआ कि सुविधाएं बढ़ी, एग्रीकल्चर में, कृषि में, या मेडिसिन, चिकित्सा और तकनीक के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई। इससे क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा और मृत्यु दर कम हुई। यदि मृत्यु दर कम हुई इसका मतलब है कि लोगों की उम्र बढ़ी। और 1950 तक आबादी करीब करीब 2.5 बिलियन यानी 2.5 अरब तक पहुंच गई। 1987 तक यह 5 अरब हो गई और 2022 में करीब करीब पूरे विश्व की आबादी 8 अरब से भी ज्यादा। आबादी बढ़ने लगा। आबादी बढ़ने से क्या हुआ? भोजन, पानी, ऊर्जा और घरों की मांग बढ़ने लगी। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या हुआ? जंगल कटने लगे, जैव विविधता खत्म होने लगी और जमीन की गुणवत्ता खराब होने लगी। खेती और शहरीकरण, लोग शहर में भागना शुरू हो गए, शहर में रहना शुरू कर दिए, सुविधाएं मिलने लगी तो धीरे धीरे जंगल और आर्द्र भूमि नष्ट होते गए। साथ में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, बहुत ज़्यादा लोग उपजाऊ, उस जमीन से ज़्यादा कृषि कार्य करने से क्या हुआ? इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं जिसको, जोर शोर से कृषि कार्य करने वाली खेती होने लगी और वहां पर खूब फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का उपयोग होने लगा, जिसके कारण मिट्टी खराब हुई। बहुत ज़्यादा उर्वरक उपयोग में होने लगा, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका, या पेस्टिसाइड। इनके कारण क्या हुआ? नदियां व जमीन के नीचे का पानी प्रदूषित हुआ। ये सबसे पहला इम्पैक्ट था एनवायरमेंटल पॉपुलेशन ग्रोथ का पर्यावरण के ऊपर। और क्या क्या होने लगा पर्यावरण के ऊपर असर? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ऊर्जा का खपत भी बढ़ा और इनके कारण ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बढ़ा। ग्रीन हाउस गैस, इसका उत्सर्जन बढ़ा। तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस होता है? CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीजें बढ़ने लगी खूब। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हुआ तो मीथेन भी बढ़ा, जिससे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं कॉमन हो गई। इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। यदि पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा, संसाधन का उपयोग करेंगे और बहुत ही ज़्यादा कचरा भी पैदा होगा, चाहे वो कचरा प्लास्टिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मेडिकल से संबंधित हो, जो कि पूरे वातावरण को, पूरे इकोसिस्टम को प्रदूषित करता है। साथ ही लोगों को पीने के लिए मीठा पानी चाहिए, फॉसिल फ्यूल का यूज करना होगा उनके अपने भोजन के लिए। तो इन सब संसाधनों के अत्यधिक दोहन से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन of these resources such as fresh water and fossil fuel has led to their scarcity. पानी की कमी हो गई। आज भी कहीं सूखा पड़ जाता है। अक्सर इस तरह का समाचार न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आप देखते रहते होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू भी। ज़्यादा भीड़ से क्या हुआ? ज़्यादा आबादी से भीड़ भाड़ बढ़ गई, साफ सफाई की कमी, ये सेहत पर, अभी तक हमने देखा कि पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम देख रहे हैं कि इसका इंसानी सेहत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ का इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ने के कारण, ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या हुआ? भीड़ भाड़ बढ़ा,
साफ सफाई की कमी हो गई, पुअर सैनिटेशन कंडीशन, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं तक ही सीमित, और इनकी जो पहुंच है लोगों तक वो घटती चली गई, जिनको जरूरत है उन तक भी नहीं पहुंच रहा। घनी आबादी वाले शहर में खास करके वहां ज्यादा इशू है इसका। गाड़ी और उद्योग धंधों से निकलने वाला धुआं या प्रदूषण कई तरह की बीमारियां, जैसे जिसमें प्रमुख रूप से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सांस से संबंधित बीमारियां बढ़ी। साथ ही गरीबी बढ़ा, पोषण और भोजन की कमी के कारण कुपोषण जैसी समस्याएं होने लगी। ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जब ज्यादा आबादी होती है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तब उसके इम्पैक्ट हैं हेल्थ के ऊपर। अब हेल्थ केयर सिस्टम जो हॉस्पिटल है वहां पर ज्यादा लोग पहुंचने लगे, उसके कारण लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पाता, मेडिकल सेवाओं तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है हर किसी के लिए। साथ ही पर्यावरण का भी नुकसान हुआ, जैसा कि अभी हमने पहले स्लाइड में देखा था। उसके नुकसान से क्या हुआ, हवा दूषित हो गई, भोजन और पानी भी दूषित हुआ, और उनके कारण कई तरह की बीमारियां भी बढ़ी, उनके खतरे बढ़े। अब हम देख रहे हैं कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का ह्यूमन वेलफेयर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी मानव कल्याण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका ये है कि तेजी से बढ़ती आबादी के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी हुई, आवास, शिक्षा और रोजगार के ऊपर भी काफी दबाव पड़ा, और लोगों को मिल नहीं पा रहा है जितना मिलना चाहिए उतना। इससे अमीर और गरीब के बीच में भी काफी खाई चौड़ी होती चली गई दोनों के बीच में, जिससे गरीबी, असमानता और कई तरह का सोशल या सामाजिक समस्याएं बढ़ी। शहरी के कारण शहरों के आसपास में स्लम एरिया का विकास हुआ, झुग्गी बस्तियां बना, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सामाजिक तनाव जैसे समस्याएं पैदा हुई। संसाधनों की कमी होने के कारण लोगों के बीच में सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ, पानी, भोजन और जमीन को लेकर के आपसी संघर्ष बढ़ा। तो ये ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर इसका प्रभाव है पॉपुलेशन ग्रोथ का। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि भाई जनसंख्या बढ़ेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा हमारे पर्यावरण पर, हमारे स्वास्थ्य पर और कल्याण के ऊपर, सरकार की नीतियों पर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो आएगा कि रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कोई भी विकास वाली परियोजनाओं के बनने से लोगों और समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका पुनर्वास और उसका बसावट किस तरह से होगा, या उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस एंड कम्युनिटीज। एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या उसका एग्जाम्पल क्या है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का, वो है जैसे डैम, बहुत बड़ा बांध बनाना, बड़े छोटे, वहां से लोगों को हटाना पड़ता है, कहीं डिस्प्लेस करना पड़ता है, उनको उचित मुआवजा देकर देना होता है, या कहीं उनको बोला जाता है कि आपको कहीं और लेके चलते हैं हम, यहाँ पर अपना घर जो भी है आपका वो सब छोड़ दीजिए, अपना जमीन दे दीजिए, क्योंकि एक डैम बनने से हर किसी को फायदा होता है। तो इनके फायदे तो बहुत हैं अब जैसे हाईवे बना, रोड, एयरपोर्ट, तो हर किसी को इसका फायदा होता है। माइनिंग, खनन हुआ, तो खनन में जितने तरह के अयस्क हैं, ओर्स हैं, चाहे आयरन, गोल्ड, कोयला, ये सारी चीजें माइनिंग की जाती है। या अर्बन एक्सपेंशन, शहरीकरण हुआ, तो इस तरह का स्कूल बने, कॉलेज बना, मेट्रो, या जितना भी तरह का जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, तो उनके बनने से लोगों को फायदा तो होता है, लेकिन वहां पर के जो लोग होते हैं, जो वहीं पर रहते हैं, उन लोगों को वहां से हटना पड़ता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास क्या पुनर्वास और बसावट की सुविधाएं हैं या क्या पॉलिसी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि पहले रीसेटलमेंट कहते किसको। तो ये कह रहा है कि बड़े पैमाने पर जो विकास कार्य हैं, जैसे अभी हमने बात किया बांध या हाईवे, माइनिंग या इंडस्ट्रियल एरिया कहीं पे बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, या शहरों का विस्तार कर रहे हैं हम, मेट्रो, रेलवे, इस तरह का जो भी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो इनके कारण अक्सर लोगों को अपना जगह छोड़ना पड़ता है।
जो उनका स्थायी जगह है वो छोड़ना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को पुनर्वास कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से उन लोगों को उनके मूल स्थान से हटाकर नए जगहों पर बसाया जाता है। यही पुनर्वास कहलाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीसेटलमेंट which involve the relocating individual from their original habitat to the new area। जो इंग्लिश वाले हैं वो अपना इसको नोट करें, इस डेफिनेशन को देखें, इसको समझें, क्योंकि दोनों में ही बोलना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत वीडियो फिर लंबा होता जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं रिहेबिलिटेशन किसको कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि लोगों को आजीविका, आय, उसका इनकम और रहने सहने की स्थितियों को कम से कम विस्थापन से पहले के स्तर पर लाना। जब विस्थापन हो गया उनका, तो उसके पहले जैसा रह रहे थे उस लेवल तक उनको ट्रेनिंग दे करके या उनको मुआवजा दे करके, तो इस तरह से उनको लाना, ये कहलाता है रिहेबिलिटेशन। और इन दोनों का मुख्य उद्देश्य यही होता है, चाहे वो रीसेटलमेंट हो या रिहेबिलिटेशन, दोनों का मेन एम क्या है? टू इंश्योर दैट दोज अफेक्टेड बाय द एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आर नॉट लेफ्ट वर्स ऑफ द सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। मतलब पुनर्वास और पुनर्स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही होता है, दोनों का संयुक्त उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विकास परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति पहले से ज्यादा खराब ना हो, उनको उसी लेवल तक लाया जा सके। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, उसका मुख्य कारण क्या है भाई? जैसा अभी हमने बात कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट का मेन कारण क्या है कि किसी भी तरह का डेवलपमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए डैम का कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्टिविटी या कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बन एक्सपेंशन या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, यानी परियोजना, किसी भी तरह की परियोजना जो विकास, जिसका कि डेवलपमेंटल मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों तक जो है उसका फायदा पहुंचाया जाए, या पन बिजली के लिए बांध बनाना, खनन की गतिविधियां, औद्योगिक विकास, शहरी विस्तार और वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड परियोजनाओं का विकास करना, यही मुख्य रूप से विस्थापन का कारण होता है। तो प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों को अक्सर अपना जमीन, घर और आजीविका का साधन खोना पड़ता है उनको। उससे क्या होता है? आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, सामाजिक बिखराव या सोशल डिसइंटीग्रेशन या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जिसको कि हम मानसिक तनाव कहते हैं, इस तरह की समस्याएं लोगों में पैदा हो जाती है कि भाई हम यहाँ से जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए कोई सुविधा है नहीं, यहाँ पर हमारे खाने पीने या किस तरह से हमें रहना है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम भी है, हमारे बच्चों को क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, ये सारी चीज़ें उनको पहले पता होती थी। अब उनको यदि डिस्प्लेस किया जाता है तो उनके बारे में उनको चिंता होना लाजमी है कि वो अब कहीं और जाएंगे तो कैसे रहेंगे, कैसे उनकी सुविधाएं मिलेंगी। तो कई विस्थापित समुदायों को अपर्याप्त मुआवजा मिलता है, जितना कॉम्पेंसेशन उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, सामाजिक सेवाओं तक भी उनकी पहुंच नहीं हो पाती, और साथ ही पुनर्वास कार्यक्रमों में के खराब कार्यान्वयन, जो रिहेबिलिटेशन या रीसेटलमेंट का जो प्रोसेस है उसको सही से कार्यान्वयन नहीं करने के कारण, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण उनको दिक्कत का सामना पड़ता है। तो ये सारा मुश्किलात है, ये सारे इश्यूज हैं जो कि लोगों को प्रभावित करते हैं। साथ में पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंध उनके अपने हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके सोशल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनके परिवार होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं। अब उनको कहीं और बसाया जाता है तो ये सारा दिक्कत उनके लिए आना शुरू हो जाता है। तो यही जो सबसे पहला जो है ये मुश्किल काम इनके लिए मुआवजा देना या आर्थिक सुरक्षा, तो ये सब गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनका सामाजिक नेटवर्क और सहायता प्रणाली के खत्म होने से अक्सर महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हमारे भारत में इससे संबंधित
पॉलिसी है गवर्नमेंट के पास, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इन इंडिया। क्या क्या है गवर्नमेंट के पास नीतियाँ, हालांकि इनके बारे में बहुत डिटेल से एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो मैंने एक एग्जाम्पल सिर्फ दे दिया है, और भी कई पॉलिसी है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ एक का हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक दो लाइन में, कि राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसको शॉर्ट में LARR एक्ट 2013 भी कहते हैं। ये क्या करता है, एक भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और बसावट में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम इसको कहते हैं। इसी को यदि हिंदी में देखें तो ये क्या है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और बसावट के उचित मुआवजे, मतलब उचित मुआवजे उनको मिले, साथ में पारदर्शिता भी हो, इसके अधिकार का अधिनियम है कानून, जो कि 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ। यह कानून उचित मुआवजा, सामाजिक प्रभाव का आकलन, ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, एक तरीका है कि भाई किसी भी सोसाइटी को किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बनने से या उसके इम्प्लीमेंटेशन से कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, इन सभी प्रक्रियाओं में जो भी मेथड यूज होता है उसको सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। पुनर्वास पैकेज या रिहेबिलिटेशन में क्या पैकेज होगा, क्या देना है उनको, कहाँ ले जाना है, और योजना बनाने में प्रभावित लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित करता है। पहले क्या होता था कि खुद ही लोग कर लेते थे, अब क्या है कि जो इससे प्रभावित है, जिनको वहां से हटाया जा रहा है, उनको भी इसमें शामिल करना होता है, ताकि जो है वो रियल असेसमेंट पता चल सके कि कितना किस तरह का इनको लॉस हो रहा है और क्या इनको देना चाहिए हमें, जो भी कॉम्पनसेशन है वो। यह वैकल्पिक आवास, आजीविका के अवसर, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा या सड़क जैसी सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देता है। जो उनका वहां पर लॉस हुआ है, कम से कम उससे बेहतर स्थिति इनकी हो सके, इसके लिए इस नीति में है, इसमें यही पॉलिसी है, इसमें यही कानून है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या कंक्लूजन्स है, तो क्या कहता है कि पुनर्वास और बसावट टिकाऊ, इसको इंग्लिश में रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन कहते हैं। चूंकि विकास के जरूरी हिस्से हैं, रोड सबको चाहिए, सड़क सबको चाहिए, रेल या और भी कई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डैम चाहिए होगा हमें, बांध तो बनना ही बनना है, उससे बिजली उत्पन्न होगा तो हर किसी को मिलेगा, एयरपोर्ट बनेगा तो हर किसी का यूज़ होगा, रेलवे नेटवर्क होगा तो हर कोई उपयोग करेगा उसका। तो हालांकि डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन देश की तरक्की के लिए तो प्रोजेक्ट्स बहुत जरूरी हैं। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, कोई भी विकास से संबंधित जो भी परियोजना है वो तो जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि लोगों को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े, लेकिन वे लोगों की तकलीफ की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि होना चाहिए तो उनको प्रॉपर मुआवजा, प्रॉपर तरीके से उनका रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन यानी उनका पुनर्वास होना चाहिए। साथ ही असरदार पुनर्वास और बसावट नीतियों से यह पक्का होना चाहिए कि विस्थापित लोगों को उचित मुआवजा मिले, उनको उनका सम्मान मिले, साथ ही उन्हें अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के अन्य मौके भी मिले, चाहे वो किसी तरह के ट्रेनिंग से दें या उचित मुआवजा करके दें, तो इस तरह से उनका जीवन सही हो सकता है। इससे रिलेटेड आप इतना तो मतलब पढ़ा भी होगा क्लासेस वगैरह में, और साथ में मैंने भी वीडियो डाला हुआ है इसका। तो एक दो केस स्टडी है, सरदार सरोवर डैम, जो कि हमने अभी इसके पहले वाले पार्ट 1 में देख लिया था, जिसमें था नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये हमने बात कर लिया है। टिहरी डैम प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड में है, बहुत बड़ा विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये परियोजना है। तो इसमें भी काफ़ी लोगों को डिस्प्लेस किया गया टिहरी से, और डिस्प्लेस करके लोगों को उचित मुआवजा दिया गया। कुछ लोगों की शिकायत भी रहती है, कई तरह का बात होता है कि लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला, या उनको जहाँ सेटलमेंट करना था वहाँ उनको ज़मीन नहीं मिली। तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ से देहरादून या आसपास के इलाकों में जो है ज़मीन दी गई, कुछ लोगों को नौकरी दी गई इसी डैम प्रोजेक्ट में। तो इसी से रिलेटेड है, ये दो प्रोजेक्ट आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो।
हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फिलोसफी की, जो कि थर्ड पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। एनवायरमेंटल जस्टिस किसको कहते हैं, पहले इसको हम समझते हैं। मतलब पर्यावरण से संबंधित कोई भी केस है तो हर किसी का राइट है कि उसको न्याय मिले। यानी पर्यावरण न्याय का मतलब है कि पर्यावरण से जुड़े फैसले लेने में सभी लोगों के साथ, मतलब सबको इसका समान अधिकार है। जाति, नस्ल, लिंग या आय, यानी कास्ट, रेस, जेंडर या इनकम, इनको ना देखा जाए, इनके आधार पर भेदभाव ना किया जाए और निष्पक्ष और समान व्यवहार किया जाए। यही पर्यावरण न्याय का मतलब है। साथ में यह सुनिश्चित करता है कि प्रदूषण या संसाधनों के दोहन से किसी भी समूह को ज्यादा नुकसान ना हो और सभी को साफ, सुरक्षित और टिकाऊ पर्यावरण मिल सके। तो एनवायरमेंटल जस्टिस क्या हुआ, इसका मतलब है इट मीन्स फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट of all people in the environmental decision making regardless caste, race, gender and income. It also ensures that no group suffers more from the pollution or resources exploitation than that everyone enjoy the equal access to the clean, safe and sustainable environment. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या इसी को एनजीटी कहते हैं की स्थापना 2010 में की गई थी, ताकि पर्यावरण से जुड़े विवादों का असरदार और तेजी से समाधान हो सके। इसका मुख्य बेंच कह लो या फिर मेन कोर्ट जो है वो दिल्ली में है। एनजीटी एक तरह का कोर्ट है जैसा मैंने बताया, और इसके जो रीजनल बेंच हैं वो भोपाल में, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। एनजीटी पर्यावरण संरक्षण और बचाव से जुड़े सिविल मामलों को देखता है। ये सिर्फ सिविल केस को देखता है, जो कि किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और उसके कंजर्वेशन से। जितने भी एनवायरमेंटल लॉ हैं, चाहे वो ईपीए हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या एयर एक्ट हो, वाटर और फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, और भी कई तरह के हैं, सबका मैंने नाम मेंशन नहीं किया यहाँ पे। तो इस तरह का जो भी इन कानूनों के तहत जो भी मैटर है, उस मामले को एनजीटी देखेगा। तो एनजीटी करता क्या है या इसका क्या महत्व है भाई? अभी हमने क्या क्या देखा, एनजीटी कहाँ है इसका मेन ब्रांच, तो एनजीटी का मेन बेंच जो है वो कहाँ है, दिल्ली में, और इसके 4 रीजनल ब्रांच भी हैं, बेंच हैं, सॉरी मैं ब्रांच कह रहा हूँ बार बार, 4 रीजनल बेंच है, तो वो भी हमने देखा सबका नाम। अब इसका जो है इम्पोर्टेंस की, इसका महत्व क्या है एनजीटी का, याद रखना, ये एक्सपेंड करने के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन आता है एनजीटी का। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखेगा। पर्यावरण से संबंधित जितने भी तरह के केस होंगे उनका तेजी से निपटारा करेगा। इसके अंदर कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी केस है, उसको विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर डिस्पोज करना होता है। साथ में प्रभावित लोग जो हैं उनको प्रॉपर मुआवजा और राहत देना। आम अदालतों पर बोझ को कम करना, पहले लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते थे, अब क्या है कि अब उनका बोझ कमेगा। पर्यावरण से जुड़ी व्यवस्था और जवाबदेही को मजबूत करना, साथ में पर्यावरण के खतरे से लोगों की सेहत की रक्षा करना और पर्यावरण की सुरक्षा में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना। तो ये इसका महत्व है एनजीटी का। अब हम लोग जो सबसे लास्ट पॉइंट है, एनवायरमेंटल फिलोसफी यानी पर्यावरण दर्शन किसको कहते हैं, और इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन आता रहता है वो यही आता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड कल्चरल प्रैक्टिस इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक प्रथाओं की क्या भूमिका है, विवेचना करें। तो पहले हम समझते हैं कि एनवायरमेंटल फिलोसफी है क्या, एक्चुअली ये होता क्या है। तो ये क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट।
यानी पर्यावरण दर्शन इंसानों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों का अध्ययन है। साथ में यह भी बताता है कि नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल किस तरह प्रकृति के बारे में हमारी समझ और उसके साथ हमारे व्यवहार को किस तरह का आकार देते हैं। पर्यावरण दर्शन या एनवायरमेंटल फिलॉसफी पर्यावरण न्याय या संरक्षण, संतुलन इस तरह के सिद्धांतों पर जोर देता है। यह जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता ह्रास या लॉस है ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे आधुनिक चुनौतियों का दार्शनिक विश्लेषण करता है और साथ में मनुष्य को उसकी नैतिक जिम्मेवारियों को समझाता है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के या पर्यावरण के विभिन्न घटकों को लेकर के, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो। पर्यावरण दर्शन हमें यह भी सोचने को, एनवायरमेंटल फिलॉसफी हमें प्रेरित करता है कि हमारी जो डेली एक्टिविटी है, हमारी क्रियाएं, वो पृथ्वी के विभिन्न कंपोनेंट को कैसे प्रभावित करती है और यह प्रकृति के प्रति संतुलित, जिम्मेवार और सतत व्यवहार को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना है। हमारे बीच में और एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में किस तरह का सामंजस्य होना चाहिए, किस तरह का रिलेशन होना चाहिए कि किसी को नुकसान नहीं हो, ये हमें बताता है एनवायरमेंटल फिलॉसफी या पर्यावरण दर्शन। इसी में एक ब्रांच है जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स या इसको पर्यावरण नीति शास्त्र भी कहते हैं। ये भी दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, यानी एनवायरमेंटल फिलॉसफी का एक ब्रांच है जो ये बताता है इंसान और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच का नैतिक संबंध के बारे में ये अध्ययन कराता है। साथ में इस बात का ये भी बताता है, पड़ताल करता है या जांच करता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे और प्रकृति के बीच में, अर्थात इंसान और प्रकृति के बीच में क्या नैतिक रिलेशन होना चाहिए या हमारा मोरल या हमारा क्या जिम्मेवारी होना चाहिए और हमें इसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए, हमें ये भी ये बताता है एनवायरमेंटल एथिक्स। साथ में ये भी क्वेश्चन है कि हमें प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और पर्यावरण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सभी के बारे में अध्ययन करता है। वो जो ब्रांच है उसको कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स या पर्यावरण नीति शास्त्र। दुनिया भर का, अब जैसे क्वेश्चन आता है रोल ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उस पार्ट में हम देखेंगे कि दुनिया भर के धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, और सांस्कृतिक परंपरा है ना, यानी रिलीजन्स एंड कल्चरल ट्रेडिशंस वर्ल्ड वाइड ने प्रकृति के प्रति सम्मान और जिम्मेवारी की भावना को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में बहुत योगदान दिया है। अभी हम देखेंगे, ये स्लाइड आएगा कि किस तरह से, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, किस तरह से एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में उसका क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन है। हर एक धर्म, जितने भी धर्म है, वो पर्यावरण को पवित्र मानते हैं और इंसान तथा प्राकृतिक दुनिया के बीच तालमेल पर जोर देते हैं। यदि हिंदुइज्म की बात करें हम, तो हिंदू धर्म में प्रकृति को पंच महाभूत के रूप में हम जानते हैं। पंच महाभूत क्या कंसेप्ट है भाई? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी और जल जैसे देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, वृक्ष पूजा, छठ पूजा, वन महोत्सव और भी कई तरह के कार्यक्रम, रीति रिवाज पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यही बात यदि हम बुद्धिज्म में देखें, तो बुद्धिज्म में क्या है कि बौद्ध धर्म अहिंसा, हमेशा अहिंसा और सभी जीवों के प्रति करुणा सिखाता है। साथ ही सादा जीवन जीने और जीवन की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। जैनिज्म में भी यदि हम देखें, जैन धर्म में भी देखें, तो उनका भी मेन क्या है? अहिंसा परमो धर्म। ये भी कहते हैं कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा और शाकाहार
व कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करके टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने का उपदेश देता है। इस्लाम में भी देखें तो धरती को देखभाल करने वाला इंसान को समझता है कि कोई भी इंसान जो है वो धरती को देखभाल करने वाला है, जिसकी जिम्मेवारी है कि वे संतुलन को बनाए रखें। साथ ही कुरान फिजूल खर्ची और प्रदूषण को रोकने और साफ सफाई व संयम को बढ़ावा देने की बात करता है। यदि सिखिज्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें, तो ये भी पर्यावरण के साथ तालमेल और जीवन के सभी रूपों के प्रति सम्मान पर जोर देता है, जैसा कि गुरु नानक की शिक्षाओं में बताया गया है। यदि हम ज़ोरेस्ट्रियन धर्म की बात करें तो वहां भी धरती, पानी, हवा और आग को पवित्र तत्व माना गया है, जैसे हम पंचमहाभूत अभी देखें हिंदुइज्म में। और इन सभी चीजों को पवित्र मानकर पर्यावरण की सुरक्षा पर बढ़ावा देता है कि भाई ये सारे जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट हैं या बायोटिक कंपोनेंट हैं, तो इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये जब नहीं होंगे तो हम कहाँ से होंगे। साथ ही यह साफ सफाई को भी बढ़ावा देता है, प्रदूषण को रोकता है, पेड़ लगाने, टिकाऊ खेती और जानवरों के प्रति दया भाव रखने का समर्थन करता है। साथ ही इनके मानने वालों का मानना है कि इंसानों की यह नैतिक जिम्मेवारी है कि वे प्रकृति को बचाकर रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के साथ तालमेल बनाएं। इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। इसी सर्वधर्म सम्मेलन एक हुआ था इसी से संबंधित 1986 में, जिसको कि हम असीसी डिक्लेरेशन ऑन नेचर कहते हैं। यह इटली में हुआ था 1986 में। क्या हुआ था, इसमें प्रकृति पर एक घोषणा पत्र पब्लिश किया गया था, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के बातचीत की गई थी। और इसमें यह देखा गया था कि जितने भी धर्म हैं उनका क्या भूमिका होना चाहिए प्रकृति के संरक्षण में। उस समय 1986 में प्रिंस फिलिप ने दुनिया के 5 प्रमुख धर्मों बौद्ध, ईसाई, हिंदू, इस्लाम और यहूदी, इनके 5 नेताओं को इस बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया कि उनके धर्म प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं। ये 1986 में हुआ। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये ऐसे डिक्लेरेशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये सर्वधर्म सम्मेलन से संबंधित है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इसकी बैठक इटली के असीसी में हुई थी। इसमें इंडिया की तरफ से जो गए थे वो थे डॉक्टर करण सिंह, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने काम किया है। इन्होंने वहां पे क्या बताया कि इस ग्रह पर जीवन का विकास हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग ईश्वरीय अवतारों की एक श्रृंखला के रूप में किया गया है, जिसकी शुरुआत मछली से होती है। मीन अवतार जिसको कहते हैं, मत्स्य अवतार, है ना। जब आप, हालांकि मैं इसके बारे में अभी डिटेल नहीं बता रहा, तो अवतारों की एक श्रृंखला है जिसमें मत्स्य अवतार कहा जाता है। फिर उभयचर और स्तनधारी जीवों से होते हुए यह इंसानी अवतारों तक पहुंचता है। तो ये जो है वो स्टेटमेंट असीसी घोषणा पत्र में डॉक्टर करण सिंह का है। साथ में हिंदू धर्म में प्रकृति को ईश्वर का शरीर माना जाता है ना। हिंदुइज्म कंसीडर नेचर एज द बॉडी ऑफ गॉड। अलग अलग पक्षियों और जानवरों को अलग अलग देवताओं के साथ जोड़ा गया है, यानी डिफरेंट गॉड्स एंड गॉसेस एंड वर्शिप्ड ऑन द एम्फेसिस इज ऑन देयर प्रोटेक्शन। ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मांड 5 मूल तत्वों से बना है। कौन कौन सा 5 मूल तत्व है, अभी हमने बात किया था। यह है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व हर चीज में जीवन का आधार है और मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह इसका संरक्षण करे। हिंदू धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी मानता है। ये भी है, क्या है भाई, तो कर्म और पुनर्जन्म के चक्र में हिंदू मान्यता के अनुसार
कोई भी व्यक्ति, जानवर या पक्षी के रूप में भी इस पृथ्वी पर वापस आ सकता है अपने जन्म के कर्म के अनुसार। तो इसका मतलब है कि हिंदू दूसरी प्रजातियों को न केवल सम्मान देते हैं बल्कि आदर भी करते हैं। अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि पृथ्वी को माता और सभी जीवों को उसकी संतान मानते हैं। अथर्ववेद के अनुसार इसमें धरती माता के संसाधनों को नुकसान न पहुंचाने का दिशा निर्देश किया जाता है। यानी अथर्ववेद जो है, इट कंसीडर्स द अर्थ टू बी द मदर एंड द क्रिएशंस आर हर ऑफस्प्रिंग्स। There is a command not to degrade the resources of Mother Earth. Water is considered to be the milk of Mother Earth. मतलब जल को भारत माता का दूध माना जाता है अथर्ववेद के अकॉर्डिंग, जो उनकी सभी संतानों का पालन पोषण करती है और उन्हें कई तरह से शुद्ध बनाती है। नदियां जो है वो जीवन के लिए शक्ति का स्रोत है और जल सम्मान का। तो अभी तक हमने अपने सिलेबस यूनिट 7 का जो मेन 4 बुलेट पॉइंट था उसको डिस्कस किए, चाहे वो पॉपुलेशन ग्रोथ का हो, एनवायरमेंटल जस्टिस का हो, एनवायरमेंटल फिलोसॉफी का हो, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। यह वीडियो सिर्फ फास्ट रिवीजन के लिए है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत डिटेल में मैंने नहीं बताया है इनके बारे में। यदि एक एक टॉपिक को भी लिया जाए तो बड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए आप इसका यूज सिर्फ फास्ट रिवीजन के लिए करो। और ज़्यादातर जो प्रश्न आएंगे इसमें, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएगा वो शॉर्ट आंसर टाइप का आएगा, या खास करके पॉपुलेशन ग्रोथ का लॉन्ग आंसर टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको आंसर करना। मैंने बताया है, यदि शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा 5 पॉइंट मैक्सिमम होता है उसके आंसर के लिए, बट वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जिसका आंसर आपने सही तरीके से लिखा है। यदि लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट्स लिखो, लेकिन लास्ट में निष्कर्ष लिखना मत भूलना। कंक्लूजन होना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन के, जो आंसर लिखोगे उसके लास्ट में। ये सारा डिस्कशन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी किया था कि किस तरह से एग्जामिनेशन में आंसर लिखेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।